गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आपका इस इम्पैक्ट एकेडमी नाम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि जहाँ तक देखा जाए तो ये चैप्टर कम से कम 4 से 5 क्लासेस में आपके एंड होंगे। और तो वो तो थ्योरी वाला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको थ्योरी बेसिकली समझना जरूरी है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, पहले हम लोग आज की इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे। और शायद रिफ्लेक्शन में ही 2 क्लास लग जाए, 3 क्लास भी लग सकते हैं। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पे आएंगे और दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का अलग फंडा है, रिफ्रैक्शन का अलग फंडा है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड में हेडिंग लाइट। और लाइट से सारे बच्चे अवगत होते हैं, लाइट है क्या। तो लाइट क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज हम यहाँ पे अपने आसपास में देख रहे हैं तो वो किसके कारण देख रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स है लाइट। अगर यहाँ पे लाइट है तभी सारा चीज यहाँ पे विजिबल है, सभी चीज को हम देख पा रहे हैं। आप एज्यूम कीजिए कि अगर सारी चीज यहाँ पे हो और यहाँ पे लाइट ना हो तो क्या हम किसी चीज को देख पाएंगे? नहीं, हम किसी चीज को देखने में संभव नहीं होंगे, हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। और लाइट है क्या? तो लाइट बेसिकली एक एनर्जी है, ठीक है, विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अगर लाइट नहीं होगी तो सीधा सा कह सकते हैं किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आप रात में ऑब्जर्व कीजिए कि आपके रूम में सब कुछ आप देख रहे हैं जब लाइट होती है तो, और जब से ही लाइट ऑफ होती है तो आंख खुला अगर रहेगा फिर भी हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लाइट, एक तरह का ये एनर्जी है ना, जो कि हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइट जो होता है इसका स्पीड कितना है वैक्यूम में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लाइट जो है ये वैक्यूम में इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है, इसकी स्पीड कितनी है। ये मीटर पर सेकेंड में था, कभी कभी आपको किलोमीटर पर सेकेंड में भी वैल्यू दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि हम अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 यानी तो आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं सर। तो 10⁻, अगर 8 है इसको 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 5 जीरो बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 × 10⁵ मींस 5 जीरो दे सकते हैं आप, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको पढ़िएगा कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख। मतलब कि लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम मीडियम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अज्यूम कीजिए ये स्पीड कितना ज्यादा है। और एक चीज, हाँ, वैक्यूम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वैक्यूम क्या बोल रहे हैं सर आप? तो वैक्यूम मतलब ये एक ऐसा मीडियम होता है जहां पे एयर की प्रेजेंट नहीं होती है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्वात कहते हैं। मतलब वहां पे एयर भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड लाइट की ज्यादा है, ओके। तो ये वाला लाइट, आपको पता होना चाहिए कि लाइट के कुछ टेंडेंसीज हैं, कुछ फेनोमेनन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि आपको पढ़ना है। तो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में इसकी स्पीड इतनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट जब भी चलेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी जिस भी सोर्स से लाइट निकले। आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च का ये मान लेते हैं बल्ब है, और इससे अगर लाइट निकलेगी तो आप देखते हो इस तरह से फैल जाती है आगे जाकर। तो इसका जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड इतनी होती है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन
अब जैसे हम लोग को पढ़ना है, इसके पहले हम लोग जानना है कि रिफ्लेक्शन किस किस चीज का कराना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग को मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। मिरर जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आप लोग घर में रोज देखते होंगे अपने घर में, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब वैसा मिरर जिसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो और पीछे वाला सरफेस वो बिल्कुल पॉलिश्ड हो। पॉलिश मतलब जैसे ये पॉलिश सरफेस है तो ये इसका बैक पोर्शन हो गया। कौन सा पोर्शन हो गया? बैक पोर्शन, बैक फेस लिख सकते हैं वैसे। और फ्रंट फेस ये हो गया। जैसे आप आपके हाथ में कोई मिरर है तो आप उसके पीछे देखिएगा कि कोई कवर लगा होगा, उस कवर को जैसे आप हटाइएगा तो आपको कोई कलर मिलेगा, रेड ब्लू जो भी हो, और उसके अंदर सिल्वर पॉलिश्ड होता है ना। उसके अंदर सिल्वर पॉलिश्ड होता है जो कि मिरर की तरह बिहेव करता है। तो हमने सीधा बैक पोर्शन जो भी मिरर का होगा उसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये बैक पोर्शन हो गया और ये मेरा फ्रंट पोर्शन हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि लाइट किधर से आएगी, बैक पोर्शन से कोई मतलब है नहीं। आप सोचिए आपके पास मिरर है, आप पीछे ऐसे उसको रखिएगा तो क्या आपका इमेज आपका उस मिरर पे बनेगा? नहीं। तो जब भी इमेज की बात हो, लाइट की बात हो, इमेज फॉर्मेशन की बात हो, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा फ्रंट में रखेंगे, सामने सामने रखेंगे तभी कोई काम होगा, ठीक है। इसलिए जब भी लाइट को लाएंगे किसी भी मिरर में, चाहे वो प्लेन हो या स्फेरिकल की जस्ट बात करेंगे, तो लाइट जब भी लाएंगे वो हमेशा फ्रंट फेस से लाएंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने समझाया फ्रंट और बैक का कांसेप्ट। अब आइए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दिखता कैसा है? तो ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर समझ लीजिए एक हॉलो सरफेस है या एक हॉलो बॉल है, खोखला गेंद, ओके। और आप इस खोखले गेंद को क्या कर लीजिए, दो पार्ट में कट कर लीजिए। एक बार यहां से कट कर लेते हैं और एक बार यहां से कट कर लेते हैं, ओके। तो आपके पास दो डायग्राम नजर आएगा। ध्यान देने वाली बात है यहां पे, समझिएगा। एक डायग्राम ऐसा आया ये वाला, और एक डायग्राम ऐसा आया, ठीक है। अब इसी दोनों, ये जो हमारे पास जो दो सरफेस दिख रहा है, इसी दोनों से हम लोग क्या बनाएंगे। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि यहाँ पे ये फेस आपका कट रहा था, तो हम कोशिश करते हैं इस फेस को ऊपर लेंगे। तो हाँ, स्फेरिकल मिरर में मैंने बताया कि एक हॉलो सरफेस लेना है, एक हॉलो बॉल समझ लीजिए, उसको दो तरह से आप इसे कट कर सकते हैं और आपका दो सरफेस बना। ये वाला जो सरफेस है इसको हमने यहाँ उतारा और इस वाले सरफेस का जो ऐसा पाथ है इसको हमने यहाँ उतारा। अब इसी से एक को हम कॉन्वेक्स और एक को हम कॉन्केव कहेंगे। अब बात उठती है हम कॉन्वेक्स मिरर को कैसे पहचाने और कॉन्केव मिरर को कैसे पहचाने। तो चलिए इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और चलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन को देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले इस चीज को हम यहाँ से समझते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले एक सरफेस ऐसे उतारा है और एक सरफेस ऐसे उतारा, ध्यान देने वाली बात। अभी हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव का यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, जिस अगर हम इस वाले पार्ट को, इसका जो ये वाला सरफेस है जो आपको उठा हुआ दिख रहा है, इसको अगर हम पॉलिश कर दें, है ना, जो कर्व सरफेस है जो उठा हुआ वाला हिस्सा है, अगर इसके हम उठे वाले हिस्से को पॉलिश कर दें तब ये बन जाएगा आपका कॉन्केव। क्या बनेगा? कॉन्केव मिरर। तो अब यहाँ पे समझना है, विजय ने कहा ना, जिस तरह से जहां भी लाइनिंग आपको दिख जाए वो समझ लीजिए आप बैक पोर्शन है। तो ये कॉन्केव मिरर जो है ये इसका हो गया बैक पोर्शन। तो लाइट किधर से आएगी? फ्रंट से। तो अगर ये बैक है तो इसका फ्रंट ये होगा। लाइट जब भी आएगी तो ये होगा, ये आपका फ्रंट हो गया, ओके। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आपका फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके हमने उठे हुए वाले भाग को पॉलिश किया था, तो धंसा वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये आपका फ्रंट हो गया। लाइट हमेशा फ्रंट से या फ्रंट फेस से ही आएगी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके धंसे हुए वाले भाग को हम लोग इस तरह से पॉलिश कर देते हैं। धंसे हुए वाले भाग को जैसे ही हम पॉलिश करेंगे तो ये इसका बैक हो गया, ये इसका क्या हो गया? बैक पोर्शन। तो ये वाला हो जाएगा आपका फ्रंट पोर्शन। ये क्या हो गया मेरा? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका हो गया फ्रंट पोर्शन। तो हमने बस बेसिकली अभी स्फेरिकल मिरर का दो टाइप, स्फेरिकल मिरर का दो टाइप, एक का हो गया नाम कॉन्वेक्स और एक का नाम हो गया कॉन्केव, CONCAV। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। आप पहचान लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं, ओके। और
कॉन्केव मिरर को हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट्स हो गया, है ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ओके, तो इस दोनों से रिलेटेड हम लोग रिफ्लेक्शन को देखेंगे और प्लेन मिरर से भी रिलेटेड रिफ्लेक्शन को हम लोग जस्ट आज देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट हमने बताया कि आपको मिरर को पहचानना कैसे है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में फर्क क्या है। तो ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फ्रंट फेस ही रिफ्लेक्टिंग होता है, फ्रंट फेस ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। आप इसको लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा फ्रंट पे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है जिधर से लाइट आएगी और मिरर पे टकराएगी और उस लाइट को वहां से रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ढसा हुआ है। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये होगा, ये तो बैक सरफेस हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को RS लिख सकते हैं सीधा, और ये उठा हुआ देख सकते हैं। इसी को अपने हाथ को भी एज्यूम कीजिए कि अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये धंसा हुआ वाला भाग है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है, अगर इधर से लाइट आएगी तो ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बनेगा तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव में बेसिक सा यही फर्क है। अब हम लोग आएंगे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन दिखाना। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटाते हैं और यहां से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन। अभी हम लोग प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स और कॉन्केव की चर्चा करेंगे। तो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लेन मिरर ड्रॉ करना है। प्लेन मिरर जैसे अभी मैंने बताया, ये प्लेन मिरर आपका बन जाएगा। तो ये बैक पोर्शन हो गया, बैक सरफेस लिख सकते हैं आप। तो ये फ्रंट फेस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जस्ट इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। मान लेते हैं, या एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से एक लाइट को हम लोग एक रे, लाइट से जो बहुत सारी रे निकलेगी, तो हम एक रे पे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे एक रे पे चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं इससे एक रे ऐसे आई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो बैक सरफेस है। तो इस पॉइंट से जिस तरह से ये लाइट आ रही है, उसकी एक रे आ रही है, इसी तरह से इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। आप गेस कर सकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अगर बॉल बैट के बिल्कुल मिडिल सरफेस पे टकराए तो बॉल सीधी जाएगी। अगर हम बैट के एंगल को मोड़ दें तो बॉल इस तरफ जाएगी, बैट के एंगल को अगर इस तरफ मोड़ें तो बॉल इस तरफ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिरर जिस तरह से होगा, मिरर अगर बिल्कुल फ्लैट है और लाइट अगर तिरछी आ रही है, कुछ इंक्लाइन करते हुए आ रही है, तो उसका वहां पे रिफ्लेक्शन जो होगा वो उसी तरह से होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे मिरर, जो प्लेन मिरर हमने लिया है, प्लेन मिरर जो हमने लिया है, ठीक है, और इस पॉइंट से लाइट आ रही है, तो जो रे आ रही है ना, सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये रे आ रही है, इसको कहेंगे हम लोग INCIDENT, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो रे मिरर पर टकराई, क्या मिरर पर जो रे आ रही है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट मिरर की जो इस पॉइंट पे टकराई, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ध्यान देने वाली बात है कि जस्ट हमने कहा कि अगर मिरर सीधा है ना, और लाइट आ रही है तिरछी, तो ये इसका रिफ्लेक्शन तिरछा भी होगा। तो कितना तिरछा होगा, है ना, कितना ये मुड़ के जाएगी, इस तरह से मुड़ेगी, या ये वाली सही है, या ये वाली सही है, ये वाली सही है, कौन सा सही है। तो इसको हम लोग डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझा कि इंसिडेंट मिरर की जिस पॉइंट पे टकराई, इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करेंगे। मान लेते हैं O वाला जो पॉइंट है, ये मेरा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENT, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का नाम A डिसाइड कर लेते हैं, और AO जो है, AO आने वाली रे है ना, इस आने वाली रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, INCIDE, इंसिडेंट रे। ओके, अब ध्यान दें, जैसे मैंने कहा कि कितनी मुड़ेगी, तो इसके लिए सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पे एक सीधी सी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ओके, जो बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ध्यान देने वाली, यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, कितना एंगल बन रहा है ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो मेरा नॉर्मल है, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, मिरर से रे टकराने के बाद जो वापस जाएगी, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे,
उसका डायरेक्शन भी जस्ट इसी एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अंदाजा से इसे ले जा सकते हैं। ये जा रही है रे, इसका नाम दे दीजिए ए ओ, इसका नाम मान लेते हैं बी दे देते हैं। ये जो नॉर्मल है इसका नाम चलिए ओ एन दे देते हैं, और मिरर का नाम कुछ भी दे सकते हैं एम एन दीजिए मिरर का नाम। सॉरी यहाँ पे एन हो गया ना, ऐसा कीजिए एम एन अगर मिरर है तो इसे एन डैश दे दीजिए। अब यहाँ पे नेमिंग करना सीखेंगे हम लोग। तो आपको जस्ट बताया कि प्लेन मिरर पे जो रे आ रही है उसको इंसिडेंस रे कहेंगे, और मिरर से टकराने के बाद जो रे जा रही है, मिरर में आप लोग कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। मिरर लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, जलाइए, तो टॉर्च की रोशनी जैसे मिरर पे टकराएगी क्या होगी, वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी। आप मिरर को जिस तरह से एडजस्ट कीजिएगा, मिरर तिरछा कीजिएगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी तिरछा होगा, है ना। आप लोग घर में करते भी होंगे। तो ए वो वाला जो हो गया, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इसको लिखा है चलिए ए वो वाला तो बता दिया इंसिडेंस है। और यहाँ पे आता हूँ नीचे फिर घटेगा ओबी, ओबी वाला जो रे दिख रहा है आपको, ये टकराने के बाद वापस जा रही है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, आर ए एफ एल ई सी टी ई डी, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और एम एन क्या है मेरा, प्लेन मिरर है, देख सकते हैं एम एन क्या है मेरा, प्लेन मिरर है। ओके, ओ एन क्या है, ओ एंड एस, ओ एंड एस इज नॉर्मल हियर, नॉर्मल, नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी आपको जब भी आप इंसिडेंट लाइन में किसी मिरर पे टकराएंगे, तो सबसे ज्यादा एंगल फॉर्मेशन में नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसका नाम है ए ओ एंड एस, एंगल ए ओ एंड एस। ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये किसके किसके बीच बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। देख लीजिए, ये ऐसा इंसिडेंट रे और ये मेरा नॉर्मल सीधा है, इसके बीच में ये जो एंगल बना है इसको हम लोग कहेंगे एंगल आई। व्हाट इज एंगल आई हियर, एंगल आई को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ए ओ एंड एस क्या होगा मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम लोग एंगल आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे मेरी ओ बी है, रिफ्लेक्टेड रे और ये मेरा नॉर्मल है ओ एंड एस, इसके बीच में भी तो एंगल बन रहा है। जस्ट हमने बताया ना कि अगर ये जितनी एंगल से मतलब इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जितनी एंगल बनाएगी, उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतनी ही एंगल बनाएगी। हमेशा ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, जस्ट अभी लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरा एंगल आई था, जस्ट हमने बताया एंगल आई किसके बीच बनता है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच। रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, लिख सकते हैं यहाँ पे आर ए एफ एल ई सी टी ई डी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे अगर नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसे हम लोग एंगल आर लिखते हैं। ठीक है, एंगल आर कहां बन रहा है, तो बी ओ एंड एस के बीच, देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ एंड एस इक्वल टू एंगल आर। और एंगल आर को कहेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और एक चीज, हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के हमेशा बराबर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जानना है एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होगा। आप लोग फिगर बनाने में गलती नहीं करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि एंगल आई जितना भी होगा आप लोग गेस कर सकते हैं, और आप जो रिफ्लेक्टेड से खींचने जाएंगे तो उसको उसी के बराबर खींचना है ताकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आए। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण सपोज बनाती है 30 डिग्री का, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। अगर एंगल आई का वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, आप इंसिडेंट रे को जितना ज्यादा इंक्लाइंड कीजिएगा रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी इसके दो लॉ पढ़ने हैं। पहला लॉ तो हमने बता ही दिया कि एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ में क्या है, एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर में, ठीक है, इसके जो सेकंड लॉ है इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीन चीज सेकंड लॉ में होगा है। इंसिडेंट रे यहां पे लिखा हूं, तीन चीज को सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो जस्ट हमने पढ़ा ना, या फर्स्ट रूल,
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ? टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहाँ बनाते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, है ना। तो ये तीन चीज देख सकते हैं, फिर से मिलाइए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऑल थ्री, ये तीनों चीज जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। देख लीजिए, एक ही प्लेन है ना, ये वाला प्लेन जिसको एमएन कह रहे हैं, इसी प्लेन पे तीनों चीजें, इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है। ठीक है, एंड नॉर्मल लाइज, ठीक है, ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही प्लेन पे क्या करेंगे? लाई करेंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल है। ठीक है, तो हमने देखा अभी रिफ्लेक्शन किसमें? प्लेन मिरर में। और प्लेन मिरर में जैसे रिफ्लेक्शन आपने देखा, और अब देखना है आपको कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा। इमेज जो फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में वो कितना होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे टॉपिक बना सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? एक छोटा सा आपको मिरर बना सकते हैं, जैसे बीच में बनाते हैं। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको इस चीज को समझने में कि जैसे कि अगर हमको क्या बनाना है? इमेज फॉर्मेशन कराना है, किसमें? प्लेन मिरर में। कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? कितना बड़ा बनेगा? कितना आगे बनेगा, कितना पीछे बनेगा? तो ये डाउट जो है आपका इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट सोर्स लिए, यहाँ से लाइट की आपको रे लानी है। यहाँ से जैसे मान लीजिए लाइट ऑन करेंगे तो पहली वाली रे, जैसे जस्ट हमने बताया कि ये रे ऐसे अगर आ रही है, तिरछी आ रही है, तो दिख रही होगी। ये रे कैसे आ रही है? तिरछी आ रही है। तो जस्ट अभी हमने बताया कि जिस पॉइंट पे टकराई सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इसका नॉर्मल ड्रॉ कीजिए आप। नॉर्मल बिल्कुल सीधी होगी। ओके, जरूरी नहीं कि आप इतना इंक्लाइन कीजिए, आप इसे और भी ज्यादा इंक्लाइन कर सकते हैं। चलिए हम और इंक्लाइन कर देते हैं थोड़ा। ये पॉइंट सोर्स लेते हैं, सपोज तिरछी हो गई। ठीक है, तो ये आ रही है रे, इस पॉइंट पे हमने क्या बनाया? नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल भी टेढ़ा हो रहा होगा। ठीक है, सही है। तो ये वाला जो एंगल बना आप देख सकते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच अगर इतना एंगल बन रहा है, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे को इतनी ही रे से, मतलब इतनी ही दूरी से एंगल बनाते हुए वापस कर देना है। ठीक है, ये एंगल आई हो गई और ये एंगल आर हो गई। ठीक, तो अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये इस तरफ जा रही है। अब ये कहां जाएगी? इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। कहीं इसका एंड नहीं मिलना है, ये जाती रहेगी जाती रहेगी। तो अगर इमेज बनेगा तो कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे को, मतलब दो रे को आपस में किसी पॉइंट पे टकराना जरूरी है। अगर डायरेक्टली इस तरह से टकराती हुई कहीं पे आपको दो रे दिखेगी तो इस पॉइंट पे जैसे टकराई तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना ये रियल होगा। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि दो रे आपस में टकराएगी नहीं, तो उसको इमेजिन करके, कल्पना करके पीछे की ओर लाएंगे। ठीक है, तो पीछे की ओर जैसे लाएंगे, मान लेते हैं इस वाली रे को ये ऐसे जा रही है और ये रे ऐसी है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो आप सोच सकते हैं ना कि इसको अगर अभी तो नहीं मिल रही है, कट नहीं कर रही किसी पॉइंट पे, तो अगर इसको इमेजिन करेंगे, इसको पीछे की ओर लाएंगे, इसको भी इसी तरह से पीछे की ओर लाएंगे, तो इमेजिन कीजिए किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होगी। तो डॉटेड वाला जो आपको दिखेगा तो इसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल। रियल और वर्चुअल को पहचानना बहुत इजी है। रियल इमेज जो भी होगी वो डायरेक्टली दो रे आपस में किसी पॉइंट पे टकराएगी तो वो रियल, और वर्चुअल को डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं। दो रे डॉटेड की तरह, मतलब उसको इमेजिन करके दोनों को एक पॉइंट पे मिलाएंगे। तो चलिए हम लोग रियल और वर्चुअल को भी इसी केस में हम लोग देख सकते हैं। तो देखना है, तो ये वाली रे तो कहां गई पता नहीं, जाते रहेगी। तो क्या करना है, हम लोग को इमेजिन करना है कि इस पॉइंट से एक
और रे लाना है। ये फर्स्ट रे हो गई, इसको फर्स्ट एरो दिखाएं। सेकंड रे को हम लोग इसके बिल्कुल नॉर्मल ऐसे लाते हैं, बिल्कुल सीधी। इमेजिन कीजिए आप इस चीज को समझते हैं कि अगर मिरर यहाँ है और मेरे हाथ में ऐसे मिरर है और यहाँ से हम टॉर्च ऑन किए, इसकी रोशनी इस मिरर पे जाएगी, मिरर पे टकराएगी, उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? अगर बिल्कुल नॉर्मल कोई रे आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, सीधा। अब ये वाला ड्रॉ डायग्राम नोट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से इंसिडेंस से अगर ऐसे आएगी बिल्कुल सीधी ना, तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी तरह से होगा, उसी पाथ को वो फॉलो करते हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी वही करना है मुझे। ये वाली जो दूसरी रे गई लैंड मिरर पे, बिल्कुल सीधी आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा? बिल्कुल इसी पाथ पे होगा, ऐसे इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये वापस चली जाएगी, डॉट 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 ऊपर जाएगी कि नहीं? ऐसा थोड़ी यहीं पे रुक जाएगी, ये ऊपर जाती रहेगी, जाती रहेगी। अब देखना, आपको सोचना है कि एक रे तो भाई पहला वाला जो रिफ्लेक्टेड रे था वो ऐसे चली गई, दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। अब दोनों कभी आपस में मिलेगी? देख सकते हैं आप, पहला वाला रे ऐसे जा रही है, अब दूसरा वाला जो रिफ्लेक्टेड रे था वो ऐसे जा रही है ऊपर। क्या ये दोनों, इसका पाथ इधर है और इसका पाथ इधर है, ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तब इमेज तो बनेगा ही नहीं। तो सोचना है आपको, इमेजिन करना है, यहाँ पे कल्पना करना है कि दोनों को पीछे खींचते हैं, पीछे लाते हैं। तो पहला वाला जो रे गई थी ना, इसके डायरेक्शन को पीछे करेंगे, बैकअप करेंगे, तो ऐसे गई, इसको बैकअप कीजिएगा तो पीछे ऐसे आएगी ना, कहाँ जाएगा ना। और दूसरी वाली जो रे थी, ये सेकंड रे ऊपर जो गई थी रिफ्लेक्शन के बाद, इसको भी बैकअप करेंगे, पीछे क्यों उठाएंगे। ठीक है, दोनों इस पॉइंट पे क्या हो गई? टकराएगी। कैसे? वर्चुअल। इमेजिन करने के बाद रियल में ऐसा नहीं हो रहा, रियल फिनोमेनन तो ये इधर गई, ये इधर गई, कभी आपस में टकराएगी नहीं। तो इमेजिन करके ऐसा किए, तो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कुछ यहाँ पे नाम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं, ए ओ, इसका नाम दे देते हैं चलिए बी, और इसका नाम दे देते हैं एम, चलिए इसका नाम देते हैं एम, इसका नाम एन, ओके, इसका नाम देते हैं एडस। देखना ध्यान से, समझना आपके कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इतनी है, तो इमेज जो बन रहा है वर्चुअल, इसकी भी हाइट उतनी ही होगी। मतलब कहने का ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की हाइट am जो है, मान लीजिए इतना हाइट है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज जो वर्चुअल इमेज बनेगा, जो बना दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी भी हाइट उतनी ही होगी, लाइकली दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। आप स्केल से बनाइएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ये हाइट और ये हाइट आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब हुआ am हमेशा इक्वल होगा a, सॉरी लिख सकते हैं a डैश m, a डैश m, यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है, दोनों की हाइट आपस में बराबर होगी। ठीक है, और ये जो इमेज बना, ये इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है। कैसे पहचाना इसको? ये डॉटेड दोनों जो लाइन है, दोनों रे जो है, इसको डॉटेड इमेजिन करके किसी पॉइंट पे मिला है, ये आपस में मिली है। ठीक है, तो ये जो इमेज बना ये वर्चुअल इमेज है। और ये भी याद रखना कि वर्चुअल इमेज जो भी होगा ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीधा होगा, डायरेक्ट। और रियल इमेज जो बनेगा, अभी हमने रियल इमेज यहाँ की बनाया नहीं है, जब भी बनेगा रियल इमेज आपको पता रखना है, वहां पे रियल इमेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड कैसे पहचानेंगे? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है ऐसे, ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो नीचे बनेगा। तो बेसिकली हमने आज समझा आज की क्लास में कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसकी कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4-5 पॉइंट आपको फिर अगली क्लास में क्या करना है, मुझे बताना है कि ये जो इमेज बना इससे आपने क्या क्या सीखा, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और हाँ, कल की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। किसका? तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है। इस दोनों टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हम लोग आएंगे रिफ्लेक्शन के, फिर उसके जो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसको देखेंगे, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, रे डायग्राम सीखेंगे। तो बेसिकली 5 से 6 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देरी से इसको हैंडल करते हैं, आप कितना देरी से उस कॉन्सेप्ट को समझे हैं, कितना देरी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलेंगे फिर अब अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय।